दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 28 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, छोटा नागपुर पास्ट एंड प्रेजेंट 1964 नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? छोटा नागपुर पास्ट एंड प्रेजेंट 1964 नामक पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीएन ओझा। दोस्तों, छोटा नागपुर पास्ट एंड प्रेजेंट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? पीएन ओझा। दोस्तों, ये जो पुस्तक है ये कब लिखी गई थी? 1964 ईस्वी में। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, स्पोस्टल्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस समाज के द्वारा होता था? दोस्तों, स्पोस्टल्स नामक पत्रिका का प्रकाशन ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही होता था। स्पोस्टल्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किस समाज के द्वारा होता था? तो ईसाई मिशनरी के द्वारा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, कहता है कि किस इतिहासकार ने झारखंड का एक नाम कुकरा बताया है? दोस्तों, किस इतिहासकार ने झारखंड का एक नाम कुकरा भी बताया है? दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने। दोस्तों, अबुल फजल ने ही यही ऐसे वो इतिहासकार थे जिन्होंने झारखंड का नाम एक कुकरा बताया है। दोस्तों, अगला सवाल है, कहता है कि प्राचीन काल में किस क्षेत्र को कांकजोल नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में किस क्षेत्र को कांकजोल के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संताल परगना को ही। ठीक है, संताल परगना को ही प्राचीन काल में कांकजोल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, कहता है कि डीएस त्रिवेदी ने प्राक मौर्य बिहार नामक पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि महाभारत काल में पांडवों ने जरासंध की हत्या कर दी थी। ठीक है, जो झारखंड की एक जनजाति का मित्र था, वह जनजाति कौन था दोस्तों? तो दोस्तों, वह जो जनजाति थी उस जनजाति का नाम था मुंडा। क्या नाम था? मुंडा। दोस्तों, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि झारखंड की कौन सी भाषा तमिल एवं कन्नड़ से साम्यता रखती है? ठीक है, झारखंड की ऐसी कौन सी भाषा है जो तमिल और कन्नड़ से साम्यता रखती है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों, अगला सवाल है, कहता है कि किस राजा के प्रयास से जैन बौद्ध धर्म का झारखंड में हास एवं हिंदू धर्म का प्रचार बढ़ा है? दोस्तों, हमारा सवाल है, कहता है कि किस राजा के प्रयास से जैन बौद्ध धर्म का झारखंड में हास एवं हिंदू धर्म का प्रचार जो है, ये प्रचार प्रसार जो है बढ़ा है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शशांक के। दोस्तों, अगला सवाल है कि सुतिया मुंडा नाग के समय मुंडा साम्राज्य कितने गढ़ों या भागों में विभाजित था? दोस्तों, सुतिया नाग या बोल सकते हैं मुंडा, ठीक है, सुतिया मुंडा के समय या सुतिया नाग के समय मुंडा साम्राज्य कितने गढ़ों या भाग में विभाजित था? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि नागवंशी महाराजा दर्पनाथ शाह ने किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल को नागवंश का कुर्सीनामा प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि नागवंशियों के मिथक के अनुसार पुंडरीक नाग भाग कर किस जगह जीवन यापन किया था? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, कहता है कि मालगुजारी शब्द का संबंध दिए गए में से किसके साथ है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगान निर्धारण से। दोस्तों, मालगुजारी शब्द का संबंध जो है दिए गए में से लगान निर्धारण से साथ है। अगला सवाल है, कहता है कि आईने अकबरी में 6 चंपा नामक 2 परगना का उल्लेख हुआ है, यह राज्य के किस प्रमंडल में है? तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग प्रमंडल में। अगला सवाल है, कहता है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने इब्राहिम खां सूबेदार को किस मकसद से कोकरा भेजा था? तो दोस्तों, हाथी और हीरा प्राप्ति के ही मकसद से इन्होंने क्या कहाँ पे भेजा था? मुगल बादशाह जहांगीर ने उसे कोकरा भेजा था। दोस्तों, अगला सवाल है, कहता है कि किस चेरो राजा को बंगाल आने जाने वाले मार्ग में लूटपाट करने के कारण बंदी बनाकर जहांगीर ने बाघ से द्वंद्व युद्ध के लिए बाध्य किया था? दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहवल राय। ठीक है, सहवल राय ही ऐसे चेरो राजा थे जिसे बंगाल आने जाने वाले मार्ग में लूटपाट करने के कारण बंदी बनाकर जहांगीर ने बाघ से द्वंद्व युद्ध के लिए बाध्य किया था।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कहता है कि शाइस्ता खां से पलामू किला पर चढ़ाई करने के पूर्व चेरों ने बावली चेरवान पर इससे युद्ध किया था। आज बावली चेरवान किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों कहता है कि शाइस्ता खां से पलामू किला पर चढ़ाई करने के पूर्व चेरों ने बावली चेरवान पर इससे युद्ध किया था। आज बावली चेरवान किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकोरिया के नाम से। अगला सवाल है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हुए क्षमादान प्राप्ति के लिए प्रताप राय जो कि चेरो सरदार थे, उन्होंने कितने राशि शाइस्ता खां को दी थी? ठीक है, मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हुए क्षमादान प्राप्ति के लिए प्रताप राय जो कि चेरो सरदार थे, उन्होंने कितनी राशि शाइस्ता खां को दी थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80,000 रुपये। अगला सवाल है कि सन 1642 ईस्वी में रामगढ़ राजा हेमंत सिंह ने किस स्थान पर किला का निर्माण कराया था? सन 1642 ईस्वी में रामगढ़ राजा हेमंत सिंह ने किस स्थान पर किले का निर्माण कराया था? तो बादाम में। अगला सवाल है कि झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध किससे है? झारखंड में प्रचलित डोकरा कला का संबंध किससे है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्हार समुदाय से। अगला सवाल है, कहता है कि पश्चिमी सिंहभूम के किस क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने सरायकेला जेल में फांसी दी थी? पश्चिम सिंहभूम के किस क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने सरायकेला जेल में फांसी दी थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिवा किशुन सोरेन को ही पश्चिमी सिंहभूम के ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों ने सरायकेला जेल में फांसी दे दी थी। अगला सवाल कहता है कि भगनाडीह के क्रांतिकारी नायक कान्हू, ठीक है, भगनाडीह के क्रांतिकारी नायक कान्हू की गिरफ्तारी किस गाँव से हुई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर बंदा गांव से। ठीक है, भगनाडीह के क्रांतिकारी नायक कान्हू की गिरफ्तारी ऊपर बंदा गांव से ही हुई थी। अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहां पर स्थित था? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोरंडा में। ठीक है, डोरंडा में ही 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय स्थित था। अगला सवाल हमसे कहता है कि भूवेत्ताओं का मानना है, ठीक है, भूवेत्ताओं का मानना है कि राजमहल पहाड़ियों का निर्माण जुरैसिक कल्प में हुआ था। यह लगभग कितने वर्ष पूर्व की बात है? भूवेत्ताओं का यह मानना है कि राजमहल की जो पहाड़ियां हैं इसका जो निर्माण है ये जुरैसिक कल्प में ही हुआ था। यह लगभग कितने वर्ष पूर्व की बात है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रांची पठार का उत्तरी पूर्वी किनारा जो 650 से 350 मीटर की कंटूर रेखा से अलग होता हुआ ढालू भूमि वाला क्षेत्र कहलाता है क्या? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरवान क्षेत्र। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कहता है कि झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5%। कितना? 1.5% ही झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वन क्षेत्र का हिस्सा है, 1.5%। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के पूर्व किस नदी पर बड़ा जो है बांध बांधा गया है? पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के पूर्व किस नदी पर बांध बांधा गया है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मयूराक्षी नदी पर ही बांध बांधा गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कहता है कि घाघरी प्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार में ही घाघरी प्रपात स्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि स्वर्ण रेखा नदी जो 243 फीट की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध जलप्रपात को बनाती है रांची जिले की किस प्रखंड में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनगढ़ा प्रखंड में। अगला सवाल है, कहता है कि राज्य में सबसे अधिक ठंड जाड़ा किस माह में पड़ती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूस माह में। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि दिए गए में से कौन प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लू चलना जो है ये प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में बादल फटने की घटना किस भौगोलिक क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलते अगले सवाल की ओर, कहता है कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस नक्षत्र में होती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हथिया नक्षत्र में। अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में सबसे कम वर्षा किस जलवायु क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। अगला सवाल है कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में विशेषता कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है?
दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार की। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित भूरिया कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर पेशा कानून कब से प्रभावी है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1996 से प्रभावी है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के मुखिया एवं उप मुखिया के पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगे। यह झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की किस धारा में उल्लेखित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 21 के बी में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ग्राम पंचायत निधि की सुरक्षा एवं देखभाल करना किसकी जिम्मेवारी बनती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुखिया की। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, कहता है कि जिला परिषद के सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने के लिए उसके कार्यकाल के कितनी अवधि के बाद यह संभव है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5 वर्ष के। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि ग्राम सभा की आपातकालीन बैठक की सूचना कितने समय पूर्व दिए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिन पूर्व। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि ग्राम सभा कोषाध्यक्ष का कार्यकाल मनोनयन की तिथि से कितने समय का होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष का। ठीक है, कितने समय का होता है? 1 वर्ष का। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि ग्राम सभा की स्थायी समिति की बैठक के लिए कोरम गणपूर्ति तत्समय सदस्यों में कितनी होगी? तो दोस्तों 1/2 सदस्य। अगला सवाल कहता है कि संताल समाज में जमीन जायदाद संबंधी मामलों का निपटारा कौन करता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांझी करता है। अगला सवाल है, कहता है कि संथाल परगना के पहाड़िया जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था में सबसे प्रमुख पद कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार या नाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजातीय समाज तहसीलदार के माध्यम से मुंडाओं से मालगुजारी लेता है? किस जनजातीय समाज जो है ये तहसीलदार के माध्यम से, तहसीलदार के थ्रू से मुंडाओं से मालगुजारी लेता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जनजाति। अगला सवाल कहता है कि राजा ठाकुर दीवान किस जनजाति की स्वशासन संबंधी संरचना है? राजा ठाकुर दीवान जो है ये किस जनजाति की स्वशासन संबंधी संरचना है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा। अगला सवाल कहता है कि किस जनजाति समाज में कुंवारी, डिंडा और विधवा औरतों को जमीन का अधिकार नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा जनजाति समाज में कुंवारी, डिंडा और विधवा औरतों को जमीन का अधिकार नहीं दिया जाता है। अगला सवाल कहता है कि उरांव समुदाय में धार्मिक कार्यों को निष्पादन करने वाला बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महतो। अगला सवाल कहता है कि किस जनजाति की स्वशासन संबंधी सर्वोच्च संस्था ढोकलो है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खरिया। ठीक है, खरिया जनजाति की स्वशासन संबंधी सर्वोच्च संस्था क्या है? ढोकलो। अगला सवाल कहता है कि किस जनजाति के 7 गांव की सतौरा कहलाती है? ठीक है, किस जनजाति के 7 गांव की सतौरा कहलाती है? तो दोस्तों खरवार जनजाति के 7 गांव की सतौरा कहलाती है। अगला सवाल कहता है कि सोहोर नामक सर्वोच्च पद किस जनजाति में पाया जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़िया जनजाति में। अगला सवाल कहता है कि किस जिले में खड़िया जनजाति का घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा जिले में खड़िया जनजाति का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल कहता है कि खड़िया व्याकरण नामक किताब की रचना इनमें से किसने की है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर.पी. साहू ने। आर.पी. साहू ने ही खड़िया व्याकरण नामक किताब की रचना करी है। अगला सवाल कहता है कि हो भाषा साहित्य में रघुवंश नाम से प्रकाशित पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के रचयिता है लाखों बोदरा। क्या नाम है इनका? लाखों बोदरा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि दखल दहानी शीर्षक से प्रकाशित उपन्यास किस भाषा की है? दखल दहानी शीर्षक से प्रकाशित उपन्यास जो है ये बेसिकली किस भाषा की है? तो नागपुरी भाषा की। किस भाषा की? नागपुरी भाषा की। अगला सवाल कहता है कि विश्वनाथ दसौंधी राज नामक रचनाकार किस भाषा के बड़े साहित्यकार हैं? तो ये जो है खोरठा भाषा के ही बड़े साहित्यकार हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज। अगला सवाल कहता है कि हरदेव नारायण सिंह किस भाषा के प्रतिष्ठित रचनाकार माने जाते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरमाली के। अगला सवाल हमसे कहता है कि शादी विवाह के अवसर पर की जाने वाली चित्रकारी का संबंध निम्न में से किससे है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोहबर से। अगला सवाल कहता है कि संतानोत्पत्ति के समय कौन लोकगीत गाने की परंपरा है?
तो दोस्तों इसके समय जो है झांझाइन गीत गाने की परंपरा है। अगला सवाल कहता है कि सदान समुदाय द्वारा विवाह उत्सव पर गाया जाने वाला जो गीत है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब जगह ऑप्शन नंबर सी लाइर कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइर। अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर में नावाखानी का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब जगह ऑप्शन नंबर बी कर्मा के दूसरे दिन, कर्मा पर्व के दूसरे दिन। अगला सवाल कहता है कि दिए गए में से कौन वीर रस की प्रधानता के साथ पुरुष प्रधान नृत्य है? तो हमारा जवाब जगह ऑप्शन नंबर डी छऊ नृत्य। अगला सवाल कहता है कि सदानों द्वारा गाया जाने वाला पावस गीत किससे संबंधित है? तो हमारा जवाब जगह ऑप्शन नंबर ए ऋतु गीत से। अगला सवाल कहता है कि भारत के बाहर पहली बार सुधेंदु नारायण सिंह देव ने छऊ नृत्य का प्रदर्शन कब किया था? तो हमारा जवाब जगह ऑप्शन नंबर ए 1938 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड प्रसिद्ध गांधी मेला का आयोजन किस जिले के मुख्यालय में होता है? तो दोस्तों हमारा जवाब जगह ऑप्शन नंबर बी सिमडेगा में। अगला सवाल हमसे कहता है कि आप जो है इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और फिर बताएं कि कौन सा कथन इनमें से सही है। पहला कथन कहता है कि 1890 में अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ हिजला मेला का उद्देश्य संथाल लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का मूल्यांकन करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराना था। और दूसरा कथन कहता है कि हिजला शब्द जो है हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है जो संथाल परगना की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों बताएं कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों हमारा जवाब जगह कि दोनों ही कथनें सत्य हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि तिब्बत चीनी भाषा परिवार की कौन सी भाषा झारखंड में पाई जाती है? ठीक है, कहता है कि तिब्बत चीनी भाषा परिवार की कौन सी भाषा झारखंड में पाई जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब जगह इनमें से कोई भी नहीं। अगला सवाल कहता है कि संताली भाषा किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब जगह ऑप्शन नंबर ए 2003 में ही जो है संताली भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला सवाल कहता है कि वाराड क्षिति किस भाषा परंपरा लिपि मानी जाती है? ठीक है, कहता है कि वाराड क्षिति जो है ये किस भाषा की परंपरागत लिपि मानी जाती है? तो हमारा जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी हो भाषा की। ठीक है, वाराड क्षिति जो है ये हो भाषा की ही परंपरागत लिपि मानी जाती है। अगला सवाल कहता है कि किस भाषा परिवार को व्यवहार करने वालों की जनसंख्या न्यूनाधिक है? ठीक है, किस भाषा परिवार को व्यवहार करने वालों की जनसंख्या न्यूनाधिक है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रविड़ भाषा की। अगला सवाल है, कहता है कि नागपुरी भाषा का प्राचीन नाम क्या है? तो नागपुरी भाषा का जो प्राचीन नाम है ये क्या है? सदानी है। अगला सवाल कहता है कि संथाल परगना की भाषा मालतो किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रविड़ भाषा से संबंधित है। अगला सवाल कहता है कि गंटर सिकरी, थियोडोलाइट, प्रिस्माटिक कंपास, सबटेंस, बार आदि यंत्रों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जमीन नापने में भी और जमीन संबंधी नक्शे बनाने में भी। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट में किसी जिले के सर्वे के प्रथम चरण में 800 मील निर्धारित है, इसके शुरुआत के प्रथम वर्ष को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसके शुरुआत के प्रथम वर्ष को क्या कहा जाता है? ट्रैवर्स सर्वे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैवर्स सर्वे। अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस तिथि से 1908 में प्रभावित हुआ? ठीक है, कहता है कि छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है ये किस तिथि से 1908 ईस्वी में प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों ये जो है 11 नवंबर से प्रभावित हुआ था। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट प्रभावी होने के उपरांत छोटा नागपुर महाराजा को 1917 ईस्वी में कितने जमीन निहित हुई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7032 वर्ग मील। अगला सवाल कहता है कि किस सेटलमेंट अफसर की भूमिका जो है किस सेटलमेंट अफसर की भूमिका को आज भी सीएनटी एक्ट से जोड़कर याद किया जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी जे रीड साहब की। अगला सवाल कहता है कि गैरम जरुआ जमीन सीएनटी एक्ट के अनुसार किसके दखल में होती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांव वालों की। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि सीएनटी एक्ट में उद्वत मौजा शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो दोस्तों उद्वत जो मौजा शब्द का इस्तेमाल है ये होता है रेवेन्यू विलेज के लिए। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि सीएनटी एक्ट के अनुसार यदि रैयत की जमीन पर स्वतः पेड़ उगाए जाए, बड़े हो जाए तो यह किसके मालिकाना हक में आएगा? तो दोस्तों हमारा जवाब जो ऑप्शन नंबर सी जोत कर के।
जोतकार के। अगला सवाल कहता है कि रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिए जाने वाला भुगतबंध जमीन की रहन संबंधी मियाद कितनी समय तक या कितने वर्ष तक हो सकती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष तक। अगला सवाल हमसे कहता है, एक मिनट, अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 32 में क्या प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इस धारा में बंजर भूमि या खाली जोतों की बंदोबस्ती में उपायुक्त के साथ आपत्ति का प्रावधान है। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि झारखंड राज्य में एग्लो इंडियन समुदाय में से एक सदस्य विधानसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। इस समुदाय का मुख्य निवास कहाँ पर है दोस्तों? तो दोस्तों इस समुदाय का मुख्य जो निवास है ये है मैक्सुलीगंज से। अगला सवाल कहता है कि झारखंड विधानसभा कब अपना स्थापना दिवस मनाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब ऑप्शन नंबर सी 22 नवंबर को। अगला सवाल कहता है कि रांची जिले का कौन सा विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों, कहता है कि नए विधानसभा के गठन के समय प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, यह कौन करता है? कहता है कि नए विधानसभा के गठन के समय प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, यह दोस्तों कौन करता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। अगला सवाल कहता है कि राज्य में अनुसूचित जाति के आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू। अगला सवाल कहता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए मेसो परियोजना राज्य में चल रही है, इसके लिए प्रखंड में कितनी प्रतिशत आबादी जनजाति की होनी चाहिए? तो दोस्तों हमारा जवाब जो ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 50%। अगला सवाल कहता है कि राज्य के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी सबसे कम है? तो दोस्तों हमारा जवाब जो ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा। अगला सवाल कहता है कि राज्य में रांची दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा आरंभ हुआ? राज्य में रांची दूरदर्शन केंद्र की स्थापना जो है ये किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा आरंभ हुआ? तो दोस्तों ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुआ। अगला सवाल कहता है कि राज्य तसर उत्पादन के क्षेत्र में कितना प्रतिशत की भागीदारी निभाता है? राज्य तसर उत्पादन के क्षेत्र में कितना % की भागीदारी निभाता है दोस्तों? तो हमारा जवाब जो ऑप्शन नंबर ए, 60% की। अगला सवाल कहता है कि राज्य में दलहन का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक है? तो हमारा जवाब जो ऑप्शन नंबर बी, पलामू। दोस्तों अगला सवाल है कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस जगह अपने संयंत्र उर्वरक लगाए हैं जिसका कायाकल्प करने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों किस जगह पे? तो सिंदरी में लगाए हैं। कहाँ पर? सिंदरी में। हमारा आंसर हो जाएगा सिंदरी। दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंदरी। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य के किस अधिकारी को प्रमुख जनसंपर्क पदाधिकारी बनाया जाता है? कहता है कि राज्य के किस अधिकारी को प्रमुख जनसंपर्क पदाधिकारी बनाया जाता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सचिव। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि झारखंड राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन होती है? कहता है कि झारखंड राज्य की सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई है यह कौन होती है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। अगला सवाल कहता है कि कानून संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य कौन करता है? कानून संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य दोस्तों कौन करता है? तो हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता ही कानून संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देता है। अगला सवाल कहता है कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के गठन में कार्तिक उरांव की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसका गठन जो है ये किस वर्ष में हुआ था? तो हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 ईस्वी में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के गठन में कार्तिक उरांव की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसका गठन जो है 1968 में हुआ था। अगला सवाल कहता है कि सदान विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सदान विकास परिषद के संस्थापक अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल चंद्र चूड़ामणि नाथ सहदेव। कौन थे? लाल चंद्र चूड़ामणि नाथ सहदेव। अगला सवाल कहता है कि आदिवासी सदान संघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुरा एक्का। कौन थे? बहुरा एक्का। अगला सवाल कहता है कि मारंग गोडा नीलकंठ हुआ नामक रचना महुआ मांझी की है, यह किस विधा में है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। अगला सवाल कहता है कि दिए गए में से कौन राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरेंद्र ठाकुर। अगला सवाल कहता है कि दिए गए में से कौन मजदूर आंदोलन से जुड़े नेता रहे हैं जो विधायक बनने के बाद प्रतिपक्ष के नेता का पदभार भी संभाला है? तो दोस्तों ये हमारा आखिरी सवाल है और हमारा आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह। दिए गए में से कौन मजदूर आंदोलन से जुड़े नेता रहे हैं जो विधायक बनने के बाद प्रतिपक्ष के नेता का पदभार भी संभाला है? तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र सिंह।